नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। सियासी दलों में हमेशा वंशवाद को लेकर बयानबाजी सुनने मिल जाती है, पर हाल में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने पार्टियों में वंशवाद को लेकर एक ताजा रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि देश में मौजूदा सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों में 21% माननीय राजनीतिक परिवारों से आते हैं और लोकसभा में इनका प्रतिनिधित्व तो सबसे अधिक यानी 31% तक है। मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो 29 लोकसभा सांसदों, 11 राज्यसभा सांसदों और 230 विधायकों में से 57 ऐसे विधायक और सांसद हैं जिन पर परिवारवाद की छाप लगी है। केवल 230 विधायकों का जिक्र यदि किया जाए तो बीजेपी के 28 और कांग्रेस के 20 विधायक इस रिपोर्ट की सूची का हिस्सा हैं। बाकी लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी शामिल हैं। आज चर्चा इसी पर होगी कि क्या सिर्फ बयानबाजी के लिए ही परिवारवाद ठीक है या इस दिशा में राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा। तो हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट भी जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हम आपको वो फैक्ट फाइल दिखाते हैं जो इस एडीआर की रिपोर्ट में है। तो चलिए गेस्ट को ही पहले हम टॉस करते हैं और उनसे ही पहले शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट जो जुड़े हैं वो एक्सपर्ट हैं, आज कोई राजनेता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। उसमें अशोक शुक्ला जी हैं, डॉक्टर राजेश जौहरी जी और खिलावन चंद्राकर जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। एडीआर की रिपोर्ट तो पढ़ी ली होगी, डॉक्टर राजेश जौहरी जी क्या कहेंगे? ये वंशवाद सिर्फ शाश्वत डिबेट का मुद्दा ही बचा, बयानबाजी का मुद्दा बचा, कि जो राजनीतिक पार्टियां इस दिशा में कुछ सोचेंगी, कुछ देखेंगी कि जिससे योग्यता, जो योग्य व्यक्ति है वो दरकिनार ना हो सके? देखिए बहन जी, जब ये 47 में अंग्रेज जा रहे थे और ऐसा लग रहा था भारत की सरकार रहेगी, फिर ये भी हुआ था कि डेमोक्रेसी रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन आया, आर्टिकल 14 आया, 15 आया, और उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था कि सारी रॉयल्टी, सारी टाइटल्स एबॉलिश कर दिए गए हैं। कोई सर नहीं, कोई जार नहीं, कोई लॉर्ड नहीं, कोई किंग नहीं, कोई राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं। तो ये बाकायदा उसमें लिखा है। जब अपन आर्टिकल 40, 50, 16 पढ़ते हैं जब, तो उसमें ये किया गया था। लेकिन उस समय ये सोचा गया था कि ये सब करके जो डायनेस्टी है, जो डायनेस्टी का सिस्टम है वो खत्म हो रहा है। लेकिन बिल्कुल उसके तुरंत बाद ही शुरू हो गया। सबसे पहले सबसे शुरुआत नेहरू जी ने कर दी थी, क्योंकि नेहरू जी ने अपने जीते जी सबसे पहले इंदिरा जी को लेके आ गए। ऐसे ही अधिक, क्योंकि देखिए रोल मॉडल उस समय नेहरू थे। नेहरू को ऐसा काम करना चाहिए था कि जो नेहरू उस समय कर देते वही पूरी दुनिया, पूरे भारत में आज वो बन जाता कि ये एक वो बेंचमार्क बन जाता कि नहीं, पहले प्रधानमंत्री ने ये किया था इसलिए हमको भी यही करना चाहिए। तो वो नेहरू जी अपने साथ में जब वो सारी राजनीति के काम कर रहे थे तो इंदिरा जी को साथ ले जाते थे, और वो मंशा यही थी कि उनको अगली गद्दी सौंपनी है। जैसे राजा अपने राजकुमार में से जो सबसे फिट होता था या सबसे बड़ा होता था, जैसा भी राजा उनका विधान होता था वो करता था, तो वो नेहरू जी ने किया। और वंशवाद की इतनी खतरनाक स्थिति हम पहुंच गए आज। ये जो एडीआर की रिपोर्ट है जो है बिल्कुल सही रिपोर्ट है, और एडीआर की रिपोर्ट की क्या जरूरत है, हम सब देख ही रहे हैं। हर अपनी विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख ले, अपनी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख ले, गिने चुने ऐसे लोग हैं जो अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से राजनीति में है। लेकिन दूसरी बात ये है कि एडीआर जैसे लोगों को ज्यादा महत्व भी नहीं देना चाहिए महेंद्र जी, क्योंकि ये एडीआर कौन है? ये वही ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडेड है। ये इसके चेयरपर्सन कौन है? आप अगर उसको नेट पे सर्च करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। ये जो आज इस बात की क्या जरूरत थी कि ये इस तरह जनता में ऑलरेडी एक आदमी कह रहा है पहले से ही कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोर गद्दी छोड़, और दूसरा आदमी कह रहा है कि उसमें दूसरे लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। एक नई चीज एडीआर लेके आ गई ताकि यूथ के मन में, जो यूथ को जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, वो भारत में करवाना चाहते हैं। एडीआर जॉर्ज सोरोस के डिजाइन किसी से भी छुपे नहीं है, तो इसलिए एडीआर पर हम इतना महत्व देंगे तो वो सही नहीं है जी। दिस इज व्हाट आई फील। तो उन्होंने एडीआर ने भी बहुत सही समय चुना है ये लाने का। अच्छा। ताकि वो जो वोट चोर गद्दी छोड़ जो चल रहा है, अब ये भी एक नई चीज ले आओ
क्योंकि देखिए आम जनता हमारे आपके नहीं, जैसा आदमी जो आम एडीआर की परिवार रिपोर्ट से- में चलिए उन्होंने कुछ सर्च किए इन जनप्रतिनिधियों के आंकड़े, लेकिन हम मध्य प्रदेश के लिहाज से यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में तो हमारी उंगलियों पे गिनने वाले लोग हैं। तो अशोक शुक्ला जी क्या कहेंगे कि जो ये 20-21% का पार्ट है ये दोनों ही दलों में है? भाजपा कहती है कांग्रेस में वंशवाद है, परिवारवाद है, कांग्रेस कहती है कि भाजपा छूती नहीं है, लेकिन आंकड़े जनप्रतिनिधियों के देखें तो ऐसा लगता है कि वास्तव में कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि परिवारवाद जरूरी है या मजबूरी है। नहीं, परिवारवाद जरूरी भी है, और अगर ये जरूरी है तो फिर स्वाभाविक है कि मजबूरी भी हो गई है। जैसे बड़े नेताओं को अगर आपको संतुष्ट करना है और उनको आपको पार्टी में बनाकर रखना है, वो अपने क्षेत्र में दबदबा रखते हैं, प्रभाव रखते हैं, मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे अब कमलनाथ की स्थिति है, कमलनाथ के पुत्र जो है वो भी राजनीति में है, ये तो भारतीय कांग्रेस का मसला हो गया। लेकिन बीजेपी में आप देखिए कि क्या बीजेपी में इस तरह से वंशवाद नहीं क्या? कई आपको ऐसे विधायक मिलेंगे कि जो पहले खुद विधायक थे, बाद में उनके पुत्रों को दिया गया। विश्वास सारंग है, बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, एक दो किसी के नाम का मैं ना भी जिक्र करूं तो आप लोगों को सब पता है कि कितने लोग हैं। तो वंशवाद राजनीति में आज से नहीं है, बहुत पहले से है। इसकी आलोचना होती रही है, भारतीय जनता पार्टी भी इसकी आलोचना करती रही, क्योंकि कांग्रेस में परिवारवाद ज्यादा नजर आता है। इसलिए कि इंदिरा जी रही, नेहरू जी रहे, फिर राजीव गांधी रहे, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है। तो ये ऐसे परिवार का जिक्र होता है वंशवाद में, जिसमें कि कांग्रेस जो है ज्यादा दिखती है। लेकिन देखिए बहुजन समाज पार्टी में भी है, आपके सपा में भी है, कौन सी ऐसी पार्टी, उधर चौटाला की पार्टी को देख लीजिए, सब जगह वंशवाद है और वंशवाद की नुकसान भी है। लेकिन ये भारतीय राजनीति का एक सच है जिसे स्वीकार करने में हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर नेता प्रभावशाली है, क्षेत्र में उसका दबदबा है, उसकी लोकप्रियता है, तो पहले उस परिवार का कोई एक सदस्य लड़ेगा, फिर बाद में अन्य लोग लड़ेंगे, तो वंशवाद तो रहेगा। वंशवाद से अब छुटकारा नहीं मिल सकता। खिलावन चंद्राकर जी, वंशवाद से छुटकारा मिलना नामुमकिन सा है, क्योंकि यदि कोई एक नेता बनता है तो उसके परिवार में फिर जो नेतृत्व क्षमताएं जो दबी रहती हैं फिर वो उभरने लगती हैं, निखरने लगती हैं, और फिर उनसे कंपटीशन करना दूसरे लोगों को थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए जब नेता का बेटा नेता के रूप में स्थापित होता है तो उसके कंपटीटर कम होते हैं। वजह ये भी हो सकती क्या? देखिए महन जी, वंशवाद या परिवारवाद आज की राजनीति में अहम हो गई है। कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है और हो भी नहीं सकते। कितने भी प्रयास करे, कितने भी बयानबाजी कर ले, लेकिन हम देख रहे हैं जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा ज्यादा सक्रिय है। दोनों राजनीतिक दलों में आप देखिए, नजर दौड़ाएं तो हर जगह जो है परिवारवाद या वंशवाद का कुछ न कुछ अंश दिखाई देता है। एडीआर की रिपोर्ट की जहां तक बात है, मैंने एडीआर की रिपोर्ट तो पढ़ी नहीं है, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट आज ऐसे समय में आया है जब नेपाल जैसे जगह पे क्रांति हुई और नेपाल जैसी जगह पे जो है वंशवाद व परिवारवाद भी एक मुद्दा था कि अब राजनेताओं के, मंत्रियों के पुत्र, विधायकों के पुत्र, सांसदों के पुत्रों को जो है पूरा वेटेज मिल रहा है, सरकारी नौकरियां मिल रही है, जगह जगह जो सरकारी काम में है उसमें उनको प्राथमिकता से उनको काम मिल रहा है, सरकारी काम इस तरह का, और जब लगातार उनकी संपत्ति बनती जा रही है। और कई तो वहाँ वंशवाद भी था, कई लोग तो कई के पिता सांसद रहे, फिर बाद में उसका बेटा बन गया या नाती बन गया, इस तरह का भी वहाँ था। तो ऐसे समय में आया है जब नेपाल में क्रांति हुई और क्रांति का विषय वस्तु भी लगभग यही था। ऐसे समय में एडीआर की रिपोर्ट आना, मुझे लगता है कि एडीआर वैसे बहुत ज्यादा विश्वसनीय संस्था तो नहीं मानता मैं उसको, क्योंकि हाँ कुछ गलत आंकड़े भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100%, लेकिन हम तो चूंकि मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में तो हम देख ही रहे हैं, भाजपा लाख बार कहती है कि हम वंशवाद के समर्थक नहीं, परिवारवाद के विरोधी है, मंचों से कहती है, राजनीतिक मीटिंग होती है उनके उसमें कहती है, लेकिन आपने देखा कि राजमाता के नाती, राजमाता का पुत्र माधवराव सिंधिया राजनीति में थे, केंद्रीय मंत्री तक रहे। हाँ, कुछ परिवार तो ऐसे हैं कि जिनकी तीसरी चौथी पीढ़ी भी है, दिग्विजय सिंह उदाहरण है। इसके बाद चौथी पीढ़ी भी महारण्य तैयार हो गए, अब तो चौथी पीढ़ी भी आ रही है।
तो कुल मिला के भाजपा तो भले ही ये कहते रहे डॉक्टर जौहरी, इन चीजों से देखिए, जैसे अशोक शुक्ला जी कह रहे हैं कि इससे तो कहीं निजात नहीं मिल सकती, ये तो छोड़ ही दीजिए कि अगर परिवारवाद से निजात कोई पॉलिटिकल पार्टियों में हो सकता है, रेशियो कम हो, लेकिन निजात नहीं मिल सकती। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये सतत प्रक्रिया है? जैसे मान लीजिए कोई नया नेता आया, वो नेता बना, उसको नेता बनाया, उसको मंत्री बनाया, तो अब उसके जो कुनबे के लोग हैं, उसके जो परिवार के लोग हैं, वो उनकी भी महत्वाकांक्षाएं कुलांचे मारने लगती हैं, वो भी आगे निकलते हैं। तो फिर उस समय वो पावर में होता है, तब उन पुत्रों को या उन परिवारजनों को स्थापित होने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। देखिए, यही तो समस्या आ रही है। आप एक चीज देखिए कि ये जो वंशवाद है, वंशवाद ने बहुत विकराल रूप ले लिया है। और कहीं ना कहीं आप सोचिए कि हम लोग कितना खराब लगता है कि अभी तो ठीक है, अभी प्रियंका और राहुल चल रहे हैं और रेहान भी आ गए हैं मैदान में। रेहान के भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आने लगे हैं। रॉबर्ट वड्रा ने अलग दे दिया था अभी जब ये चुनाव था, लोकसभा का चुनाव, की जरूरत पड़ी तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। भाई तू किस हैसियत से लड़ेगा? तुम्हारा क्या लेवल है जो तुम चुनाव लड़ोगे? तो मुद्दा ये है कि जनता भी कहीं ना कहीं इनको जो है एक्सेप्ट कर रही है, इसकी तो प्रॉब्लम हो रही है ये। और जनता को जो हमारा माइंडसेट, हमको ये बदलना पड़ेगा। एक बात तो ये है। दूसरी, नरेंद्र मोदी जैसा एक आदमी है जिसने एक उदाहरण दिया, उसने अपने जो भाइयों के बच्चे हैं, जी परिवार के बच्चे हैं, वो जब वहां आए थे, प्रधानमंत्री के पीएम हाउस में आए थे, पहली बार आए, उसने उनको रखा, रात भर रखा, चॉकलेट वॉकलेट दी और सुबह सुबह रवाना कर दिया। अब आप बताइए कि एक ऐसा आदमी भी है, एक ऐसा उदाहरण दे रहा है, उस उदाहरण को आप नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा? जिसका देखिए, आपको बताएं, नरेंद्र मोदी के लिए आज आप सोचिए, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो पूरा इनकी सास, सोनिया की माँ, सोनिया की बहन, दो बहनें, दोनों बहनों के हस्बैंड, उनके सारे बच्चे, दिल्ली में इनको अलग बंगला दिया हुआ था। वो तो वंशवाद से भी खतरनाक चीज है। आप बताइए, एक अलग बंगला, सरकारी बंगला, 7-8 एकड़ का बंगला मेन दिल्ली में अब दिया हुआ था, पूरे खर्चे उनकी सरकार उठाती थी। ये ज्यादा चिंता की बात है और इससे कहीं ना कहीं जनता को समझना पड़ेगा। देखिए, बीजेपी हालांकि उसी रास्ते पे चल रही है। अभी हम डॉक्टर जौहरी अभी संगठनात्मक बात तो कर ही नहीं रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जनप्रतिनिधि, उन पर ही फोकस कर रहे हैं कि 28 करीब विधायक ऐसे हैं जो भाजपा के हैं और 20 करीब विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस के हैं, 230 विधायकों में। और राज्यसभा सांसदों का जिक्र करें तो अगर 11 हैं तो 11 में से 4 ऐसे हैं जो परिवारवाद से जुड़े हैं, और फिर उसके बाद लोकसभा की बात करें तो 5 ऐसे हैं। तो अभी ये आंकड़े देखिए ना, 29 में 5, 11 में 4, 230 में यदि फिर 28 और 20, 48, तो कितना आंकड़ा पहुंच रहा, क्या रेशियो पहुंच रहा? नहीं तो ये परसेंटेज जो बढ़ा हुआ परसेंटेज है, ये चिंता की बात है हमारे देश के लिए। और दुख की बात ये है कि भाजपा हमेशा बोलती थी कि वंशवाद के बारे में, हमेशा उनके कटाक्ष करती थी कि वंशवाद नहीं होना चाहिए। चलो, कैलाश विजयवर्गीय के मामले में उन्होंने कर दिया वो काम कि आकाश विजयवर्गीय को टिकट नहीं दिया, पर बाकी में ऐसा किया क्या आपने? बाकी में नहीं किया। तो फिर उसके बाद आप देखिए कि भाजपा को, जैसे नरेंद्र मोदी ने जो अपना उदाहरण दिया है, वैसे ही बाकी लोगों को उदाहरण देना पड़ेगा अपना। दूसरी बात यह है कि ये बीमारी रीजनल पार्टीज में ज्यादा है। लालू यादव ने जो पार्टी बनाई तो वो उनका अभी अगली 10-20 पीढ़ी तक का सोच रखा होगा उन्होंने कि हम ही लोग रहेंगे। मुलायम सिंह ने बनाई तो पूरा परिवार, साले, बहनोई, चाचा, ताऊ, सब सांसद, विधायक। आप बताइए, एक एक परिवार में इतने इतने विधायक, इतने इतने सांसद, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष। ऐसे ही जयललिता को देख लीजिए, करुणानिधि को देख लीजिए, बीजू पटनायक को देख लीजिए, ममता बनर्जी को देख लीजिए। जितने भी लोगों ने, रीजनल पार्टीज इस बीमारी से ज्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि वो एक ही उनका मठाधीश होता है और उस मठाधीश को चेंज नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा, और जब एक ही परिवार की राजनीति होती है तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर उनका तो जब देश के लिए अच्छा नहीं है तो अशोक शुक्ला जी, फिर प्रदेश के लिए कैसे बेहतर की उम्मीद की जा सकती है? नहीं, आप इसकी आलोचना भले आप करते रहें, वंशवाद की आलोचना करते रहें, लेकिन जो चुनावी उपयोगिता होती है किसी व्यक्ति की, किसी परिवार की, मेनका और वरुण रहे भारतीय जनता पार्टी में, दोनों सांसद रहे हैं, दोनों को पार्टी टिकट देती थी उत्तर प्रदेश में।
बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, अभी उन पर जिक्र ना भी क्यों? किया जाए कविता तो पाटीदार हैं, सुमेर सिंह सोलंकी हैं, अगर राज्यसभा का जिक्र करें हिमाद्री सिंह हैं। गोपीनाथ मुंडे की बिटिया को टिकट दिया, अभी वो सोनेलाल की पार्टी में आप देख लीजिए। नहीं, मध्य प्रदेश में हिमाद्री सिंह बड़ा उदाहरण है। कैलाश सारंग है ये, बिल्कुल विश्वास सारंग है। पृष्ठभूमि रही है, पारिवारिक विरासत को संभाल रहे हैं ये। ऐसा तो नहीं है कि ये जो राजनीतिक विरासत है जो परिवार की उसको नहीं संभाल रहे हो। अभी सिंधिया जी का उदाहरण तो हमारे देश में तो मिल ही गया। परफेक्ट पॉलिटिशियन का नेता का लड़का ही बनेगा, मतलब ये एक विषय भले ही ठीक है, आप कह रहे हैं आलोचना करते रहे, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो काबिलियत है उनको मिले। महन जी एक बात आप देखिए ना, अनुकूल परिस्थितियां किसके लिए है? आपको क्या लगता है कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति क्या राजनीति में खुद को एस्टेब्लिश कर पाएगा? ठीक बात है, हालात भी जिम्मेदार हैं। क्या उसके पास संसाधन है? क्या उसकी इतनी पहचान है? लेकिन जिनकी ऑलरेडी पहले से जिस परिवार की राजनीतिक पहचान बनी हुई है, जो साधन संपन्न है, राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है। जिसके पास में धन होगा वही राजनीति कर पाएगा। गरीब आदमी क्या राजनीति कर सकता है? राजमोहन गांधी जो है चुनाव लड़े थे, जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे और हार गए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि राजनीति उन जैसे शरीफ लोगों के लिए नहीं है। तो जिन लोगों के लिए है वो राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो परिवार की पृष्ठभूमि से आते हो या और उनका कोई दूसरा बैकग्राउंड हो या कोई उनका गॉडफादर हो राजनीति में, तो वंशवाद ये जो रिपोर्ट आने पर सवाल उठा रहे हैं खिलावन जी और डॉक्टर राजेश जौहरी जी, तो कैसे वक्त पर आई है जब नेपाल में भी परिवारवाद एक मुद्दा था, एक बड़ा सवाल उठा दिया है खिलावन जी ने। अशोक शुक्ला जी। जी हाँ, नहीं वो ठीक है, नेपाल में जो कुछ हुआ है तो नेपाल में कोई वंशवाद वाली बात नहीं थी। वो 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अदल बदल कर जो है वहाँ पे सत्ता संभाल रहे थे और सत्ता बदलती थी लेकिन व्यवस्था नहीं बदल रही थी, जिसको लेकर जनता वहाँ की आक्रोशित हुई, सड़कों पर उतरी और एक बड़ी क्रांति के बाद में वहाँ जो उस समय की जो सरकार थी वो अपदस्थ हो गई। अच्छा, इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान, यदि समाधान के बारे में बात की जाए, आप इतने वरिष्ठ हैं, वर्षों से देख रहे हैं सारी चीजें। समाधान तो एक ही है, जब तक इस देश की जनता को आप अधिकार संपन्न नहीं करेंगे, जिस दिन आप जनता को राइट टू रिकॉल दे देंगे तो वो सब जितनी भी बुराइयां राजनीति की हैं सब अपने आप दूर हो जाएगी। राइट टू रिकॉल बहुत जरूरी है खिलावन जी, अशोक जी कह रहे हैं। मैं तो राइट टू रिकॉल के बहुत समर्थक रहा हूँ पहले से। अभी जब नगर पालिका अधिनियम में संशोधन किया गया कि 4.5 साल बाद ही उनको जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तब भी मैंने ये बात कहा था कि जब देश में बात राइट टू रिकॉल की हो रही है तब इस तरह अधिनियम बनाने का कोई औचित्य नहीं रह पाता, बल्कि हमको तो राइट टू रिकॉल पे और आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, जनता जब किसी को चुनती है, किसी को चुन के भेजती है तो 5 साल के लिए भेजती है, लेकिन 5 साल के पहले भी यदि कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, जनता की आकांक्षाओं के विपरीत काम कर रहा है, जनाकांक्षाओं पर खड़े नहीं कर रहा है, तो जनता को अधिकार होना चाहिए उन्हें वापस बुलाने का। इसलिए मैं राइट टू रिकॉल का समर्थक हूँ। लेकिन महत्वपूर्ण आपने जो आज आपका चर्चा का विषय है वो वंशवाद परिवारवाद है। कोई भी दल अछूता नहीं है, लेकिन मेरा एक बात कहना है, यदि कोई योग्य है, यदि किसी राजनेता का पुत्र या पौत्र या प्रपौत्र यदि योग्य है तो मुझे लगता है उसको योग्यता के आधार पर यह अधिकार अवश्य होना चाहिए कि वो राजनीति की मुख्य धारा में आए, जुड़े। लेकिन होता यहाँ ऐसा है कि आजकल राजनीतिक महत्वाकांक्षा लोगों की बहुत ज्यादा है और राजनीतिक दल जो है टिकट वितरण के समय, उन्हें पद देने के समय या टिकट वितरण के समय राजनीतिक दल उन्हीं लोगों को लेकिन अशोक शुक्ला जी, फिर यहाँ अशोक शुक्ला जी की बात को भी तो अमल में लाना पड़ेगा खिलावन जी। अशोक शुक्ला जी की बात को भी तो अमल में लाना पड़ेगा कि कैसे संभव है कोई आम आदमी, यदि किसी का पिता विधायक है, किसी का पिता मंत्री है, तो फिर उससे कौन लड़ सकता है? कौन एक आम आदमी उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है? क्या इन परिस्थिति, हालात, ये सब चीजें गवारा करते हैं? क्या लड़ सकता है कि कोई? तो ऐसे में बदलते रहना चाहिए, एक पैटर्न ये होना चाहिए कि उसके एक व्यक्ति एक परिवार से बना तो उसके बाद दूसरा, फिर उस परिवार से कोई ना आए, फिर तीसरा किसी को मौका मिले। ऐसा कोई पैटर्न बन सकता है क्या? हम तो संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश जौहरी। देखिए, ये जो अभी एक बात कही गई कि जो अगर गरीब आदमी होगा या ऑर्डिनरी बैकग्राउंड का होगा तो चुनाव नहीं जीत पाएगा, ये बात सही नहीं है। अब उसके 2-3 उदाहरण समझ लिए। बंटी साहू ने कमलनाथ जी के बेटे को हरा दिया,
छिंदवाड़ा में। बंटी साहू कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड के वैसे इंसान नहीं है कि उनका कोई पूरा खानदान पॉलिटिक्स में कर रहा हो, कोई बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने पॉलिटिक्स कभी करी हो, संघ से जुड़े हुए रहे। एक बात ये थी। दूसरी बात, सावित्री ठाकुर जो धार की सांसद है, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, शायद सामाजिक न्याय की किसी की मिनिस्टर नहीं, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वो केंद्र की। वो आप आज से करीब 20-25 साल पहले जब एसटीडी पीसीओ होते थे फोन के लिए, तो उस समय खलघाट, नर्मदा नदी का जो पहले खलघाट है, वहां पर एक एसटीडी पीसीओ पे एक गांव की लड़की थी, वहां पे नौकरी करती थी, और वो जो लोग आके फोन लगाते हैं वो काम करती थी। वहां से उठ के वो केंद्रीय मंत्री बनी है, और एक बार नहीं 3-3 बार सांसद बनी है। ठीक है। और विधायक रही। एक और उदाहरण है नारायण प्रसाद कबीरपंथी, बिकॉज वो हमें याद है, हमारी जब अपने स्टूडेंट्स थे, हम लोग स्टूडेंट थे, उस समय नारायण कबीरपंथी को सागर के नरियावली से टिकट मिला था। उनके पास कुछ भी नहीं था, बहुत मामूली से इंसान थे, और उनको पब्लिक ने चुनाव लड़ाया। पब्लिक ने चुनाव लड़ा के कांग्रेस, उस समय कांग्रेस की तूती बोलती थी, नारायण कबीरपंथी वहां जीते चुनाव, और उसके बाद आज तो बहुत बड़े आदमी है वो हर तरह से। तब और अब में अंतर क्या है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। देखिए, कोई अंतर की बात इसलिए नहीं है महेंद्र जी कि इंसान तब भी वैसे ही थे, आज भी आपको बताइए, आज भी केजरीवाल क्यों राजनीति में आगे आए, इसको आप समझिए, उस पैटर्न को। केजरीवाल के साथ क्या क्या हुआ ये भी समझना पड़ेगा। नहीं, पर केजरीवाल अगर चोरी नहीं करते तो केजरीवाल को हराने वाला नहीं था। एक बात और थी कि केजरीवाल को जब राजनीति में आए हैं, तो वो जो लोग हजारों लाखों करोड़ों की जो भीड़ उनकी आगे पीछे घूमती थी, वो इसलिए कि लोग इस वंशवाद से परेशान हैं, लोग इस भ्रष्टाचार से परेशान है, तो जो भी अल्टरनेट अरेंजमेंट अच्छा दिखता है उनका, उसके साथ पब्लिक हो जाती है। अभी भी मौके हैं, मतलब लोगों को अभी मौके हैं, और ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी नहीं जीत सकता है। ऐसे बहुत सा, कैलाश विजयवर्गीय एक मामूली मिल मजदूर का बेटा था, ठीक है, आज अरबपति है, करोड़पति है, वो डिफरेंट चीज है। रमेश मेंदोला एक बहुत छोटे से परिवार का आदमी था, लक्ष्मण सिंह गौड़ बहुत छोटे से परिवार का आदमी था। ये सब लोग, इन लोगों ने राजनीति में काफी बड़ी बड़ी स्थितियों में गए हैं, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि बड़ा आदमी होना जरूरी है, बड़े बैकग्राउंड का होना जरूरी है। ठीक है, चलिए डॉक्टर शुक्ला जी क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं, लेकिन वो कितने हैं वो उनको उंगलियों में गिना जा सकता है। ऐसे लोग, गरीब लोग चुनाव जीत गए हैं, वो परिस्थिति कभी रही होगी। ऐसे तो यमुना प्रसाद शास्त्री जीते थे, रीवा में राजा को हराकर जीते थे। तो ऐसे आप एग्जाम्पल देकर आप कोई जो है वो सेट नहीं कर सकते हैं, कोई नैरेटिव सेट नहीं कर सकते हैं। वास्तविकता ये है कि आज की राजनीति बहुत महंगी हो गई है। राजनीति षड्यंत्रकारी भी हो गई है, हालांकि पहले थोड़ा सा। चार लाइन में आपको बता दूं मैं महेंद्र जी, न जनता से डरो न शर्म करो यारो, राजनीति कारोबार है घर भरो यारो। अब आपको घर भरना है, सत्ता आपको चाहिए है, सारे नियम कायदे ताक पर रखकर आपको सत्ता चाहिए, नैतिक अनैतिक जैसे भी मिले आपको सत्ता चाहिए। जनता से झूठ बोल के सत्ता मिलती है तो जनता से झूठ बोल के सत्ता ले लो। मैं तो ये कहता हूँ, जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने खर्च की एक सीमा तय कर रखी है, सबसे पहले नेताओं के लिए झूठ बोलने की सीमा तय कर दे। वंशवाद की बात आती है, ये दूसरे दल पे लागू होती है लेकिन खुद पे लागू नहीं होती है। ईमानदारी की बात आती है, तो जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो बेईमान है, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई इंक्वायरी करती है, और वही लोग जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ वो सारी कार्रवाइयां बंद हो जाती है। देश की राजनीति बड़ी विचित्र स्थिति पे खड़ी हुई है, और इससे आप सुस्ता की उम्मीद बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जहाँ पे रोजगार हो रहा होगा, कारोबार हो रहा होगा, वहाँ वो सब कुछ हो रहा होगा जो बाजार में होता है। तो राजनीति भी किसी बाजार से इतर नहीं है, वो पूरा सब कुछ उसी तरह से हो गया। आप देखिए ना, किस तरह से जो है बड़े विज्ञापन होते हैं, किस तरह से एक चुनावी मैनेजमेंट होता है। तो राजनीति में सुस्ता नामी जब चीज नहीं बची है तो कुछ भी नहीं बचा। फिर तो वंशवाद भी सही है आपका, करप्शन भी आपका सही है, जनता से झूठ बोलिए वो भी सही है। आप ये बताइए कि दुनिया में ये ऐसा कहाँ है कि जो अभी आज मोदी जी कह रहे थे कि जनता उनके लिए भगवान है, भगवान को रोज पुलिस पीट रही है। अभी भगवान प्रदर्शन करने चले आए, अपनी किसी मांग को लेकर सड़क पर उतर जाए तो पुलिस उनको मार मार के ठंडा कर देती है। कोई कहता है कि जनता मालिक है, अरे मालिक है तो उसको कम से कम इतना राइट तो दो, इसको तो आपने राजनीतिक गुलाम बना के रखा है। जीएसटी 18% कर दो, 10% कर दो, जो मर्जी आए सो कर दो। पेट्रोल मतलब जनता को सोचना पड़ेगा इस दिशा में, और जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। तो खिलावन चंद्राकर जी क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से आपने ठीक कहा, और शुक्ला जी ने बिल्कुल कहा कि
अपने अधिकारों के लिए जनता को ही लड़ना पड़ेगा और कोई सामने नहीं आएगा जनता के अधिकारों को सुरक्षा लेकिन जो के ज्यादा लिए। लड़ने में जो वो सुरक्षित कहते हैं ना रखने के कि लिए। जब किसी की विरासत संभाले हो कोई नेता का पिता, नेता पुत्र, तो फिर वो सामने वाले को कहता है अच्छा अब आप नेतागिरी करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से ऐसा हो रहा है भाई। आज किसी को नेता बनना है या राजनीति की मुख्य धारा में आना है तो उनके पास आज सबसे जरूरी चीज है कि उसके पास पैसे होना चाहिए। नाम भले ना हो, काम भले ना हो, कोई सामाजिक उपलब्धियां हो या ना हो, उपलब्धियां ना हो, लेकिन आपने यदि पैसा है, आपके पास चमचागिरी करने का पूरा तौर तरीका है, आपके पास आगे पीछे नेताओं के आगे पीछे होने का पूरा आपने गॉडफादर की तो आज भी जरूरत है डॉक्टर निश्चित रूप राजेश से- जौहरी जी, उसके बिना तो बहुत मुश्किल दिखता है सब कुछ। देखिए ये कड़वी सच्चाई जरूर है कि गॉडफादर की जरूरत है, पर अगर एक बार नरेंद्र मोदी वाला फॉर्मूला सारी पार्टियां अपना लें जो हाँ। नरेंद्र मोदी ने किया है, तो अब ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं सारी चीजें। अपने जो है पूरी दुनिया का एक प्रिंसिपल है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है सुधार, ऊपर से नीचे आता है। तो अगर ऊपर वाले ने एक बार सोच लिया, एक बार अमित शाह ने सोच लिया कि नहीं मैं सबसे पहला उदाहरण मैं दिखाऊंगा, तो अपने आप ये मान के चलिए बाकी सारी स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। लेकिन अब ठीक है कि हम वो उम्मीद नहीं कर सकते। धीरे धीरे इन चीजों से निजात मिलेगी, मतलब पॉलिटिकल पार्टियां इन चीजों पर ध्यान दे रही, लेकिन जो परिवारवाद से ही जन्मी है वो कैसे करेंगी फिर? नहीं वो देखिए वही तो हम आपको कह रहे हैं कि अब रेहान और जो एक और बहन है उसका नाम दिमाग से उतर गया अभी उनको लेके लोग बात करने लगे हैं कि अब वो भी उनकी भी कदकाठी अच्छी है, उसकी नाक ऐसी है, उसके बाल ऐसे हैं, उसकी स्टाइल ऐसी है। तो अब क्या होगा कि अब वो एक नया अवतार आ गया राजनीति में। और बड़ी बात ये है कि राइट टू रिकॉल वाली बात जो है उसमें जो 4.5 साल वाला जो वो आया था वो गलत है। अगर राइट टू रिकॉल है तो एक साल सफिशिएंट होता है जज करने के लिए कि 4.5 साल। वो तो नगरीय निकाय चुनाव में आया था, अभी नहीं, आया कहाँ है, अभी ऐसा है नहीं शायद जो नहीं, पर राइट टू रिकॉल आना चाहिए और 1 साल बाद का आना चाहिए कि सिर्फ 1 साल में पूरा क्लियर हो जाता है कि आदमी ने अच्छा है बुरा है और उसके बाद राइट टू रिकॉल कर लो। तो अपने आप जो लोग चुनाव में जो करोड़ों अरबों रुपए बहाते हैं तो कम से कम वो भी आदमी नहीं करेगा। तो फिर एक बात तो तय है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे परिवारवाद का आरोप लगाती हैं, ये फिर गौण हो जाती हैं ये चीजें, इनके कोई मायने नहीं बचते हैं। नहीं देखिए आपकी बात सही है, क्योंकि अगर भाजपा को इल्जाम लगाना है तो सबसे पहले अपना दामन साफ करना पड़ेगा। आपने अपना दामन साफ किया नहीं और आप इंदिरा नेहरू और राहुल, प्रियंका, रेहान, वाड्रा इन पे अगर उंगली उठाओगे तो एक आध उंगली आपके ऊपर भी जाएगी कि अनुराग ठाकुर कौन है, ये कौन है, वो कौन है। तो इसलिए आपको अपना दामन भी साफ करना पड़ेगा, ये बात सही है। लेकिन फिर भी भाजपा में कंपैरेटिवली बहुत कम है ये। देखिए एक झटके में उन्होंने आकाश विजयवर्गीय घर में बिठा दिया, लेकिन ये चीज कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में किसी की हिम्मत है कि बोल दे कि नहीं प्रियंका नहीं आएगी, रेहान नहीं आएगा। आज कोई अनाउंस कर सकता है खड़गे कि मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि रेहान कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, अगले दिन उसकी कुर्सी गई। दूसरी बात ये है खुद के बेटा प्रियांक, अब आप बताइए प्रियांक खड़गे का अगर आप कभी भाषण सुनेंगे, कार्ति चिदम्बरम का भाषण सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनमें बिल्कुल इंटेलेक्ट नाम की चीज ही नहीं है, लेकिन सिर्फ वंशवाद की वजह से वहां बैठे हुए हैं। तो मतलब कुल मिलाकर इस बात को माना जाए कि वंशवाद को लेकर कुछ ऐसे निर्णय भी होते हैं कि जो योग्य होते हैं उनको दरकिनार किया जाता है। अब देखते हैं, ये तो शाश्वत बहस का मुद्दा है, लेकिन अब चूंकि एक जो चर्चाओं में चीजें होती हैं फिर उन पर हम चर्चा कर ही लेते हैं। बहुत शुक्रिया अशोक शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी, बहुत धन्यवाद आपका खिलावन चंद्राकर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक शाश्वत मुद्दा है और इस पर अमल करेंगी, शायद सियासी जो पार्टियां हैं वो अमल करेंगी, और नहीं करेंगी तो फिर एक दूसरे पर आरोप लगाना छोड़ देंगी। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हालांकि जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय तो आपने सुनी ली। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।